ने बीरा को सार्वजनिक शौचालय की ओर धकेल दिया। ये हमेशा से हवेली का सबसे कम सुखद हिस्सा रहा है। चूंकि ये हवेली के सभी नौकरानी के लिए अपना 2 नंबर का काम करने के लिए एक अच्छी सुविधा थी, इसलिए ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह की तरह बिल्कुल भी महक नहीं देती थी। फिर भी जब वे करीब पहुंचे तो बीरा को शौचालयों से कोई बदबू महसूस नहीं हुई, और जब वे सभी कमरे में पहुंचे तो कारण उन्हें पता चल ही गया। अब पूरा कमरा बदल चुका था। दीवार के एक तरफ नल लगाए गए थे और फर्श पर पाइप लगे थे, जिससे सारी गंदगी और पानी बाहर निकल गई थी। फ्लश का गंदा पानी कमरे से बाहर निकल जाएगा और पीछे कोई बदबू नहीं छोड़ेगा। नल से थोड़ा पीछे में टॉयलेट बना दिए गए थे, जिनमें गंदगी को नदी में बहा देने की बेस्ट पावर थी, जिससे बाथरूम पहले की तरह साफ रहता था। हमने इसे पहले ही आजमा लिया है, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसा कि मास्टर चैतन्य ने कहा था। नौकरानियों में से एक ने कहा। एक ने झिझकते हुए कहा, मैं अभी भी फ्लश की आवाज से बहुत डरती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में मैं इसकी आदत डाल लूंगी। घर में साफ बहते पानी की सुविधा मिलना पूरी तरह से बदलाव लाने वाला था। नौकरानियों को न केवल ऐसा महसूस हुआ कि वे पूरे दिन अविश्वसनीय रूप से साफ सुथरी रहीं, बल्कि उनका काम भी काफी हद तक कम हो गया। क्या तुम्हें यह पसंद आया? तभी नौकरानियों के पीछे से एक लड़के की आवाज सुनाई दी। चैतन्य वहीं दीवार के सहारे खड़ा था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। नौकरानियों ने एक साथ मिलकर खुशी के मारे चीख मारी और तुरंत उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। मास्टर चैतन्य, तुम बहुत अच्छे और प्यारे हो, हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमें इतनी कीमती चीज देंगे। धन्यवाद, मैं हमेशा बाथरूम में ही रहना चाहती हूं। चैतन्य का पूरा चेहरा नौकरानियों द्वारा उसे चारों ओर से गले लगाने से दबा हुआ था, लेकिन उसे इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी। इसके बजाय उन्हें इतनी साधारण सी बात पर इतना उत्साहित देखकर उसे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में जीवन स्तर कितना खास और अलग है। उस पल चैतन्य ने भविष्य में अपनी और सभी की लाइफ को बेहतर बनाने की कसम ले ली। जैसे ही वो खुशी से उछलती सभी नौकरानी से बचा तो चैतन्य बीरा के पास चला गया। मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, चैतन्य बोला। बीरा नौकरानी ने बाकी की नौकरानियों की ओर देखा, लेकिन वे भी उतनी ही उलझन में दिखीं कि मास्टर चैतन्य किस बारे में बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाथरूम ही एकमात्र आश्चर्य नहीं था जो उसने नौकरानियों के लिए रखा था। चैतन्य फिर धीरे धीरे बीरा के कमरे की ओर चला गया। चैतन्य के पीछे पीछे बीरा और बाकी नौकरानियां भी चल रही थीं। नौकरानियों का अपार्टमेंट हवेली से जुड़ी एक इमारत थी, जहां सभी नौकरानियां सोती थीं और काम के अलावा अपना काम भी करती थीं। हर एक के पास अपना छोटा कमरा और अपने अपने निर्धारित शौचालय थे, और जब वे उसका पीछा कर रहे थे तो बीरा को यह एहसास नहीं हो रहा था कि वो उसके अपने शौचालय की ओर जा रहा है। मास्टर चैतन्य, आप क्या दिखाना चाहते हैं? बीरा ने पूछा। जब चैतन्य ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो सभी नौकरानियां दीवार से जुड़े उस अजीब से शावर, नल और पाइप को घूरने लगी। दीवार से नल की तरह एक ही पाइप निकल रहा था, लेकिन यह पाइप पहले देखे गए पाइप से पूरी तरह अलग दिख रहा था। यह तश्तरी के आकार का था, जिसके निचले भाग में अनेक छोटे छोटे छेद थे। चैतन्य ने प्राउड भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। चैतन्य ने कहा, इसे शावर कहते हैं। चैतन्य ने लीवर घुमाया और अचानक तश्तरी नुमा धातु के छोटे छोटे छिद्रों से पानी बहने लगा, जिससे बाथरूम में एक छोटा सा झरना बन गया। बीरा हैरानी से शावर से गिरते पानी के पास आ गई। यह गर्म पानी था। जादूगरों द्वारा बनाए गए ठंडे अजीब पानी के विपरीत ये सच में नेचुरल महसूस हुआ। मुझे पता है कि तुम्हें जादुई पानी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये शॉवर बनाया है। अब तुम्हें कुएं से एक और भारी बाल्टी नहीं उठानी पड़ेगी। अब तुम्हारी पीठ पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। चैतन्य ने मुस्कुराकर बीरा से कहा। चैतन्य के आखिरी शब्द बीरा के दिल को छू गया। बीरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने केबीएच के एनएचआई सोचा था कि कोई उनके बारे में भी इतना सोच सकता है। बीरा और सभी नौकरानियों ने हमेशा ये मान लिया था
कि मास्टर चैतन्य को बीरा के दर्द के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब सब नौकरानी को चला कि वो चैतन्य बीरा के दर्द के बारे में अच्छी तरह जानता है, तो वो सब भावुक हो गई। उन सबका दिल खुशी से झूमने लगा। मास्टर चैतन्य, क्या यही कारण है कि आपने इस झरने को मेरे लिए बनाया? बीरा ने पूछा। चैतन्य ने पलट कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन बीरा को भावुक होते देख चैतन्य सच छिपाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं भी सिर्फ नहाना चाहता हूं, बस इतना ही। और ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे इतना समय भी नहीं लगा। युवा नौकरानियां अपने हाथों को पीछे करके हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। यहां तक कि झूठ बोलते समय भी उनको मास्टर चैतन्य बहुत प्यारा था। बहुत प्यारा है मास्टर चैतन्य। वो न केवल बुद्धिमान है, बल्कि वो अविश्वसनीय रूप से देखभाल करने वाला भी है। कितना आदर्श आदमी है। एक नौकरानी खुश होकर बोली। दूसरी ओर बीरा की आंखें भर आईं। हालांकि वो सिर्फ एक नौकरानी थी, फिर भी चैतन्य ने उसके साथ बहुत कुछ कर दिया था। यही कारण था जिसके कारण बीरा चैतन्य की सेवा करना पसंद करती थी, और शायद यही कारण था कि वो जीवन भर चैतन्य की सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं करेगी। जिसके कारण बीरा चैतन्य की सेवा करना पसंद करती थी, और शायद यही कारण था कि वो जीवन भर चैतन्य की सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं करेगी। 10 साफ करने के लिए साबुन। दिन बीतते गए और मास्टर चैतन्य के इन्वेंशन की चर्चा बिल्ट एस्टेट के किसानों और मजदूरों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई। जब चैतन्य नल बना रहा था, उस समय कुछ लोग शहर से बाहर थे, तो उन्हें तुरंत ये अजीब दृश्य देखने को मिला कि नौकरानियां अपना बहुत सारा समय रसोई घर और शौचालयों में बिता रही थीं। बटलरों के नजरिए से नौकरानियों को अचानक दिन में 2 बार नहाने की आदत हो गई। कुछ दिन बाद में जाकर उन्हें आखिर सच्चाई का पता चला। ऐसा लग रहा था कि चैतन्य ने सभी नौकरानियों के क्वार्टरों में काम करने वाले शॉवर और शौचालय बनाकर दिए थे, जिससे उन्हें हर बार जादूगरों पर निर्भर हुए बिना आसानी से बहते पानी तक पहुंच मिल जाती थी। जैसी कि उम्मीद थी, नौकरानियों की तरह ही बटलर भी आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने पहली बार नल और शौचालय को देखा था। चैतन्य मास्टर ने इसे बनाया? बटलर ने पूछा ना। कुछ बटलर भी सहायक थे और जानते थे कि इन्हें बनाने के लिए पाइप और उपकरण बनाना कितना मुश्किल था, और लगी कि मदद के बिना इस तरह पाइपलाइन को शुरू से बनाना मुश्किल भी था। कुछ जादू जानने वाले बटलरों ने तुरंत ही ये नोटिस कर लिया कि पाइपें ऐसी लग रही थीं जैसे कि उन्हें किसी जादू का प्रयोग करके छेड़ा गया हो। ये देखते ही समझ में आ रहा था कि कैसे चैतन्य मास्टर ने बिना किसी मिस्टेक के इतना बेस्ट पाइप बनाया। लेकिन अभी भी ये बात कोई बटलर मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि चैतन्य सिर्फ 5 साल का था। चैतन्य ने अभी जादू सीखना शुरू ही किया था। ऐसे में तीसरे स्तर के जादू करना तो दूर की बात थी। चूंकि वे सिर्फ बटलर थे, इसीलिए वे चैतन्य मालिक से सवाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अंदर से वे इस बात से थोड़ा डर रहे थे कि चैतन्य मास्टर कितना बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने इस हैरान कर देने वाली प्लम्बिंग का आविष्कार किया। साथ ही उन्हें बनाने की जादुई तरीके भी उसके पास थी। चैतन्य ने निश्चित रूप से बटलर की घूरती निगाहों को नोटिस किया। वो जानता था कि उसके जादू करने के लेवल का रहस्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रहेगा। नौकरानियों ने भले ही ये सवाल न किया हो कि वो पाइप बनाने में कैसे सफल हुआ था, लेकिन उसकी माँ और पिता जरूर सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल वे अभी तक यहाँ नहीं थे, इसलिए चैतन्य का रहस्य अभी भी रहस्य ही था। और बटलरों को उनकी चुप्पी के लिए रिश्वत देने के लिए चैतन्य ने आगे बढ़कर उनके क्वार्टर में भी शॉवर और शौचालय बनाकर दिए, ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। ऐसा लगता है कि इससे बटलरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि वे भी झरने से बहते पानी के सुखद एहसास में डूब गए। ऐसा लग रहा था कि इससे उनकी समस्या हल हो गई, क्योंकि बटलर भी शॉवर से बहते पानी की धारा में डूब गए, जैसे कि यह उनका अपना झरना हो।
अब नौकरानियों का उनके नहाने की नई आदत के लिए मजाक नहीं उड़ाया जाता था, क्योंकि बटलरों ने दिन में 2 बार नहाने का आनंद स्टार्ट कर दिया था। चैतन्य द्वारा प्लम्बिंग सिस्टम स्थापित किए हुए 1 हफ्ते से अधिक समय बीत चुका था और हवेली का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुका था। नौकरानियां थोड़ी ज्यादा फुर्ती के साथ चलने लगीं। बटलर थोड़े अधिक शान से चलने लगे और कुल मिलाकर चैतन्य मास्टर ने जो बदलाव किए थे उनसे सभी संतुष्ट थे। एक दिन जब चैतन्य हवेली में टहल रहा था तो उसने एक चैतन्य को अपनी पीठ पर एक हिरण की डेथ बॉडी को ले जाते हुए देखा। जब उसने उनसे पूछा तो पता चला कि बटलर और जादूगर 1 सप्ताह पहले हवेली से बाहर थे, क्योंकि वे जंगल में शिकार करने गए थे। एक नौकरानी बोली, हम सर्दियों में यूज किए जाने वाले सामानों की तैयारी कर रहे हैं मास्टर चैतन्य। हमें अभी से नॉनवेज को इकट्ठा करने की जरूरत है, ताकि जब देश में कमी आए तो हमारे पास पर्याप्त भोजन हो। चैतन्य की नजर हिरण के ताजा कटे हुए शरीर पर पड़ी और उसने मांस के मोटे पीले सफेद हिस्से को देखा, फैट। तभी अचानक चैतन्य के मन में एक थॉट आया, नहाते समय अपने आप को क्लीन रखने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? चैतन्य का जवाब था साबुन। अब इस मध्य युगीन दुनिया में बहुत कुछ था। यह साबुन का वो छिपा रहस्य था जिसका वो इस्तेमाल करता था, लेकिन चैतन्य की राय में ये लोगों के लिए सही नहीं था। चैतन्य ने पूछा, हे चिंटू, क्या आप मुझे मेरे पिछले जन्म के आधार पर बेस्ट वाला साबुन बनाने के बारे में पॉइंट टू पॉइंट रूल बता सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। बॉडी को साफ करने और निखारने वाला साबुन बनाने के लिए आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, चिंटू बोला। उसके बाद चिंटू ने एक बार फिर चैतन्य के दिमाग में इंफॉर्मेशन भर दी। साथ ही चैतन्य को एक सिंपल और अच्छा मैनुअल दिया जिसे वे तुरंत शुरू कर सकते थे। क्या मुझे कुछ एनिमल फैट मिल सकती है? चैतन्य ने बटलर से पूछा। साबुन बनाने में एनिमल फैट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बारे में चैतन्य को चिंटू से पूछने से पहले ही पता था। बटलर ने चैतन्य की ओर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी कि 5 साल के बच्चे को जानवरों की चर्बी की क्या जरूरत है। लेकिन फिर इसी 5 साल के बच्चे ने किसी तरह कुछ ऐसा बनाया था जो बहुत अच्छा था। सबसे अच्छे साइंटिस्ट ही ऐसी रचना कर सकते हैं। इसलिए एक पल के बाद वो नरम पड़ गया। ये सुनिश्चित करने के बाद चैतन्य ने आगे बढ़कर बीरा से अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए जरूरी चीजें जुटाने को कहा। चैतन्य मास्टर, क्या आप फिर से कुछ बड़ा बनाने की योजना बना रहे हैं? बीरा ने चैतन्य की मांगी चीजों के बारे में सुनने के बाद अपनी आंखों में चमक लिए पूछा, ये शौचालय जितना बड़ा नहीं है। चैतन्य ने उसे समझाते हुए अपना हाथ छाती पर रखा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं घर को फिर से नष्ट नहीं करूंगा, चैतन्य मुस्कुराकर बोला। बीरा ने आह भरी और उसे दी गई लिस्ट पर नजर डाली। ठीक है मास्टर चैतन्य, हमें ये चीजें खरीदने के लिए अगले शहर जाना होगा। हम सूर्यास्त से पहले वापस आ जाएंगे, बीरा बोली। बीरा और बाकी की खुश होती नौकरानियों ने तुरंत ही उसके साथ शहर पर जाने की इच्छा जाहिर की। ये सुनने के बाद कि चैतन्य कुछ अलग और खास चीजें खरीदना चाहता है, बहुत सी नौकरानियों ने तुरंत उसे अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर करने लगी। वे शौचालय और शावर के लिए अभी भी आभारी थीं, लेकिन अंदर से वे अपने इंटेलिजेंट चैतन्य मास्टर से एक और महान साइंटिस्ट की उम्मीद कर रही थीं, और वे इसे देखने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे। चैतन्य ने उनकी ओर हामे सर हिलाया तो वो सब साथ चल पड़ी। चैतन्य अंदर से बहुत खुश था। अमीर माता पिता होने के कारण वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम था। चैतन्य सोच भी नहीं कर सकता था कि अगर इस मध्य युगीन दुनिया में उसके पास पैसा नहीं होता तो ये कितना मुश्किल होता। शाम तक सब्र के साथ इंतजार करने के बाद नौकरानियां आखिरकार चैतन्य के द्वारा मांगी गई सभी चीजों से भरा एक थैला लेकर लौटी। चैतन्य ने तुरंत बैग में से तेलों की शीशियां निकाली और सबसे इंपॉर्टेंट लाई निकाला। लाई और एनिमल फैट 2 परफेक्ट थे साबुन बनाने के लिए। इसीलिए उन्होंने बीरा से उनमें से बहुत सारी चीजें खरीदने की रिक्वेस्ट की था। बिना समय बर्बाद किए चैतन्य तुरंत पहाड़ के पास बनाए अपने प्रोजेक्ट रूम की ओर चल पड़ा। शाम का वक्त
रात के खाने के लिए वापस आइए चैतन्य मास्टर। मीरा ने चैतन्य को पुकारा। वो पहले से ही चैतन्य मास्टर के अकेले चले जाने की आदी थी, इसलिए उसने इस पर कोई खास हंगामा नहीं किया। अगली सुबह चैतन्य खुश होकर बिस्तर से उठा और तुरंत अपने प्रोजेक्ट रूम की ओर दौड़ा। चिंटू के बताए रूल्स उसने लाई और एनिमल फैट को मिलाया और आसानी से साबुन का मिश्रण तैयार कर लिया। कल रात चैतन्य ने इस मिक्सचर को एक सांचे में डाला और साबुन को बनाने के लिए एक स्तर की सरल मंत्र को बोलने लगा। अगली सुबह साबुन बनकर तैयार हो चुका था। कल रात चैतन्य ने इस मिक्सचर को एक सांचे में डाला और साबुन को बनाने के लिए एक स्तर की सरल मंत्र को बोलने लगा। अगली सुबह साबुन बनकर तैयार हो चुका था। चैतन्य रसोई में चला गया, जहां ज्यादातर नौकरानियां आग पर कुछ पकाने में व्यस्त थीं। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनके चेहरे गर्म मुस्कान से चमक उठे और उन्होंने तुरंत चैतन्य को ग्रीट किया। चैतन्य मास्टर, हमने आपका पसंदीदा चिकन बनाया है, नौकरानी बोली। क्या आप अब कुछ खाना चाहेंगे चैतन्य मास्टर? मीरा चैतन्य के पास गई और उसे शक भरी निगाहों से देखने लगी। उसने तुरंत देखा कि उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो तब थी जब उसने नल दिखाया था, लेकिन इस बार ये और भी सरप्राइजिंग था क्योंकि उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे छिपे हुए थे। जाहिर है चैतन्य कुछ छिपा रहा था। चैतन्य मुस्कुराकर बोला, हे, मैं बस थोड़ा सा फीडबैक चाहता था मेरे नए प्रोजेक्ट पर। क्या तुम सब मुझे फीडबैक दोगे? जैसे ही चैतन्य ने ये शब्द कहे, नौकरानियों ने तुरंत अपना काम रोक दिया और चैतन्य मास्टर की मदद करने के लिए तैयार हो गईं। ओह, ये क्या है चैतन्य मास्टर? एक नौकरानी तुरंत बोली। क्या इसका उससे कोई संबंध है जो तुमने कल रात खरीदा था? बीरा ने पूछा। चैतन्य ने हां में सिर हिलाया और आखिर उसने वह बात बता दी जो उसने अपनी पीठ के पीछे छिपा रखी थी। वो थी सफेद साबुन की टिकिया। तुरंत ही वहां एक अच्छी फूलों की स्मेल हवा में भर गई, जो फूलों की याद दिलाती थी जो उसके हाथों में पकड़े हुए अजीब साबुन से आ रही थी। चैतन्य ने बताया, इसे हाथ साबुन कहा जाता है। इसका उपयोग आपके हाथ, शरीर और लगभग हर चीज को साफ करने के लिए किया जाता है। चैतन्य नल के पास गया और पानी को अपने हाथों पर बहने दिया। फिर जब उसने साबुन को रगड़ा तो एक गाढ़ा झाग तुरंत ही उसके पूरे हाथ पर फैल गया। वे जानते थे कि साबुन क्या होता है, लेकिन मास्टर चैतन्य के हाथ में जो साबुन था वो बिल्कुल अलग था। इसकी खुशबू परफ्यूम से भी अच्छी थी और बाजार में उपलब्ध सबसे महंगे साबुन से भी ज्यादा अच्छी थी। इसके बाद चैतन्य ने अपने हाथों से झाग धोया और उन्हें नौकरानियों के सामने रख दिया। देखा, कैसा है ये? चैतन्य ने पूछा। नौकरानियों में से एक, जो खुद को रोक पाने में नाकाम थी, उस नौकरानी ने चैतन्य के हाथों को पकड़ लिया और खुद उसे सूंघा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और वो तुरंत उसके हाथों की खुशबू से प्यार करने लगी। हे भगवान, चैतन्य मास्टर, ये तो कोलोन से भी बेहतर है। इसे धोने के बाद भी इसकी खुशबू इतनी अच्छी कैसे है? वो नौकरानी बोलने लगी। बाकी नौकरानियां भी उसे सूंघने के लिए खुश होकर आगे बढ़ीं, लेकिन चैतन्य ने उन्हें रोक दिया। अगर आप चाहें तो खुद भी इसे आजमा कर देख लें। चैतन्य ने उन्हें साबुन की एक टिकिया देते हुए कहा। अगले ही पल अफरा तफरी मच गई, क्योंकि नौकरानियां सबसे पहले साबुन यूज करने के लिए आपस में होड़ करने लगीं। लेकिन आखिरकार उन सभी को साबुन इस्तेमाल करने का मौका मिल ही गया। ये मेरे हाथों को बहुत जल्दी साफ कर देता है, नौकरानियों में से एक ने कहा। आमतौर पर उसे अपने हाथों से कोयले के दाग साफ करने में कम से कम 10 मिनट लगते, लेकिन इस साबुन से सब कुछ साफ करने में मुश्किल से 1 मिनट लगा। इतना ही नहीं, बल्कि उसके हाथ से भी ताजगी भरी खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर वो बेहद खुश थी। नौकरानियों को अपनी बनाई साबुन से तुरंत प्यार करते देख चैतन्य को संतुष्टि का एहसास हुआ। आखिरकार साबुन और पानी की मदद से इस घर में सफाई का एक अच्छा एग्जाम्पल मिल ही गया। आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद देने के लिए मैंने आप सभी के लिए ये तैयार किए हैं, चैतन्य ने घोषणा की। इससे पहले कि वो बाहर जाने लगे, चैतन्य तुरंत एक बड़ा झोला लेकर वापस लौट आए।
एक एक करके उसने सारी नौकरानी को साबुन की एक टिकिया और एक अजीब नीले तरल से भरी शीशी दी। जैसा कि जानने की इच्छा थी, नौकरानियां उसके बहुत ही उदार गिफ्ट को पाकर तुरंत खुशी से चिल्लाने लगीं। वे साबुन की टिकियां पाकर इतनी खुश थीं कि उन्होंने उस अजीब तरल पदार्थ को लगभग अनदेखा कर दिया जो उसने उन्हें उसके साथ दिया था। चैतन्य मास्टर, ये क्या है? एक नौकरानी ने शीशी को रोशनी में उठाते हुए पूछा। इसे शैम्पू कहते हैं, चैतन्य ने समझाया। नहाते समय अपने बालों पर इसका इस्तेमाल करें और आप खुद ही इसके असर को देखेंगे। नौकरानियों में से एक ने शीशी से कॉर्क खोला और शैम्पू के तरल पदार्थ को सूंघा। इसकी खुशबू साबुन से भी बेहतर थी। शैम्पू में तेल बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जिससे इसकी खुशबू और भी ज्यादा बढ़ गई। सभी नौकरानियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें सम्मान, खुशी और इज्जत से चमक रही थीं। उसके बाद सब चुप हो गई। कुछ देर के सन्नाटे के बाद उनमें से एक नौकरानी जोर से चिल्लाई, मैं पहले नहाना चाहती हूं। उसके बाद सभी नौकरानियां भी यही कहने के लिए दौड़ी, मैं भी, हाँ, मैं भी। मैंने ये पहले कहा था, पहली नौकरानी बोली। तुमने आज सुबह शावर लिया है। दूसरी नौकरानी बोली, नहीं, मैंने शावर नहीं लिया। तुम ही हो जो हर दिन शावर का लेती हो। इसके बाद नौकरानियों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन आखिरी में उनमें से आधे लोग तुरंत अपने अपने कमरों में भाग गए, जो चैतन्य मास्टर द्वारा गिफ्ट में दिए गए नए साबुन और शैम्पू को आजमाने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन इस बीच बाकी बची हुई अनलकी नौकरानियों को रसोई घर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थोड़ी देर बाद नौकरानियां क्वार्टर से लौटीं। सभी की खुशबू ऐसी थी मानो उन्हें फूलों के खेत में घुमाया गया हो। इतना ही नहीं, उनकी स्किन रोशनी में चमक रही थी। सारी गंदगी और डेड स्किन सेल्स से छुटकारा मिल गया हो। सभी नौकरानी अपने हाथों और चेहरों को छूने से खुद को रोक नहीं पाए और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि साबुन के इस्तेमाल के बाद उनकी स्किन कितनी चिकनी हो गई। लेकिन शायद सबसे ज्यादा अलग उनके बाल थे। वे रेशमी लहरों में लहरा रहे थे, कामुक और चमकदार, मानो उन पर शहद लगा हो। हमेशा की तरह उलझे हुए और दोमुहे बाल गायब हो गए थे, जिससे वे पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगे थे। अन्य नौकरानियों ने साबुन की प्रशंसा की होगी, लेकिन वे तुरंत ही क्वार्टर में वापस लौट आईं, जो साबुन को आजमाने के लिए एक्साइटेड थीं। थोड़ी सी देर में नहाई नहाई नौकरानियों का ध्यान चैतन्य की ओर गया और वे उसके गिफ्ट के लिए चैतन्य की तारीफ करने लगी। मास्टर चैतन्य, यदि आप इन्हें किसी महिला को दे देंगे तो मुझे यकीन है कि वे तुरंत आपसे शादी कर लेंगी। एक नौकरानी बोली। हाँ चैतन्य मास्टर, आप इस शहर में सबसे अधिक मांग वाले व्यक्ति होंगे। दूसरी बोली। चैतन्य लड़कियों और रोमांस के बारे में नहीं सोच रहा था। उसका दिमाग, जो उसके पिछले जीवन का ज्ञान रखता था, उसके शरीर से कहीं ज्यादा पुराना था। अभी वो इस जगह पर हवेली से शुरू करते हुए जीवन स्तर को बढ़ाने पर ध्यान लगा रहा था। अब जब उसने पानी और सही सफाई का काम पूरा कर लिया है, तो उसका अगला प्रोजेक्ट थोड़ा और हार्ड हो गया है। ये दुनिया अभी भी सूर्य घड़ी, घंटे और मोमबत्तियों की मदद से समय मापती है। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए चैतन्य का इरादा पहली स्मार्ट घड़ी बनाने का था। क्योंकि ये पूरी तरह से गियर और धातु के काम से बना था, इसलिए ये उसकी मौजूदा पावर और जादू के भीतर था। बेशक इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सटीकता हासिल करने के लिए उसे अभी भी अपने 2 स्टार मंत्र में महारत हासिल करने की जरूरत थी। धातु मोड। अग्नि और पृथ्वी एलिमेंट्स 1। ये जादू जादूगर को टेलीपैथिक रूप से धातु को हेरफेर करने और आकार देने की अनुमति देता है। इस मंत्र की ताकत इस्तेमाल की गई चीजों और मंत्र के जादूगर की महारत के स्तर पर निर्भर करती है। बेशक इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सटीकता हासिल करने के लिए उसे अभी भी अपने 2 स्टार मंत्र में महारत हासिल करने की जरूरत थी। लोहे को आकार देने वाले पावर। अग्नि और पृथ्वी एलिमेंट्स 1। ये जादू जादूगर को टेलीपैथिक रूप से धातु को हेरफेर करने और आकार देने की अनुमति देता है। इस मंत्र की ताकत इस्तेमाल की गई चीजों और मंत्र के जादूगर की महारत के स्तर पर निर्भर करती है। अगले दिन
नौकरानियों में से एक बिल्ट एस्टेट के सबसे निकट के शहर ब्लिकिंग के लिए रवाना हुई। यह एक ऐसा शहर था जहां सामान्य से अधिक आय वाले लोगों के लिए तकनीकी सुविधाएं थीं। ब्लिकिंग में शाही परिवार, व्यापारी और अन्य ऐसे धनी लोग रहते थे जो यहां आकर अपना जीवन लग्जरी में बिताते थे। बिल्ट एस्टेट की नौकरानी कौशल्या शहर के सबसे खास दुकानों में से एक की ओर बढ़ी, जहां केवल अमीर महिलाएं ही अक्सर आती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां पत्नियां, उनकी बेटियां और उनकी नौकरानियां अक्सर चाय पीने और कुछ मजेदार गपशप करने के लिए आती थीं। क्योंकि कौशल्या बिल्ट एस्टेट की नौकरानी थी, इसलिए उसे इन अच्छी और ऊंची श्रेणी की दुकानों तक पहुंच प्राप्त थी। अंदर अच्छी तरह से सजी हुई महिलाएं भव्य रूप से सजी हुई मेजों पर बैठी थीं। उनकी बातचीत में जलन और बहस की झलक थी। क्या तुम्हें यह पसंद है? मेरे पति ने इसे मेरे लिए विदेश से खरीदा है। यह ओरिएंट के मोती से बना है। एक मैडम ने मेज पर बैठी बाकी महिलाओं को अपने गले में पड़े चमकदार हार को दिखाते हुए शेखी बघारी। कितनी ईर्ष्या हो रही है। मैं अपने पति से यहीं से मेरे और मेरी बेटी के लिए भी एक खरीदवा दूंगी। उसके सामने बैठी महिला ने अपना रूमाल फड़फड़ाते हुए कहा। महिलाओं के ग्रुप में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन भले ही ऊपरी तौर पर उनके बीच मखौल उड़ाने वाला माहौल था, लेकिन दिखावे के पीछे रुतबे और धन का एक खेल छिपा हुआ था। यह सिर्फ मेलजोल का स्थान नहीं था, यह शेखी बघारने का स्थान था, लग्जरी और दिखावे का युद्ध मैदान था। वे दिखाना चाहती थीं कि वे कितनी पैसे हैं, उनके पति उन्हें लाड़ प्यार करने के लिए कितना खर्च करते हैं तथा दूसरों की तुलना में उनका जीवन कितना बेहतर है। यह एक क्रूर माहौल था। अगर कोई बहुत अमीर नहीं था तो वह इसके लायक नहीं था। तभी चाय पार्टी का दरवाजा खुला और घंटी की मधुर आवाज आई, जो किसी नए मेहमान के आगमन का संकेत थी। आमतौर पर अमीर मैडम कौशल्या को एक नजर देखकर तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती। हालांकि हवा में एक खास गंध थी जिसे वे आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। कौशल्या अंदर चली गई और अगले कमरे में नौकरानियों के बीच अपनी जगह लेने से पहले मैडमों को प्रणाम किया। मैडमों और उनकी अमीर बेटियों ने हवा में फूलों की खुशबू सूंघते ही अपनी नाक सिकोड़ ली। यह तेज तो था, लेकिन परफ्यूमों की तरह प्रभावशाली नहीं था। यह अलग और खास था। फिर भी उनकी नाक पर इसका प्रभाव पड़ा। क्या तुम्हें इसकी गंध आ रही है? नियरल नेकलेस पहने हुए मैडम ने पूछा। मेज पर बैठी महिलाओं ने अपना सिर हिलाया। तभी कौशल्या अपने हाथ में मिठाई और बिस्कुट लेकर एक ट्रे लेकर वहां पहुंचे। क्षमा करें मैडम, बिल्फ की पेड़ आज की बैठक में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस समय पूरे महीने के लिए शहर से बाहर है। उसने मुझे अपनी जगह आने और आपको हमारे गोदाम से बेहतरीन बिस्कुट और चाय परोसने के लिए कहा है। कौशल्या ने यह नहीं देखा कि मेज पर बैठे सभी लोग उसकी ओर गहरी निगाहों से देख रहे थे। वह करीब आ गई और उसे लगा कि जैसे बोवेरी का एक बंडल एक साथ रखा गया है। अंतर को नोटिस किया और उनकी तीखी निगाहों से अनजान बने रहे। इसका कारण यह था कि उसके अनुसार कुछ भी असामान्य नहीं था। बिल्ट हवेली में हर किसी की खुशबू अच्छी थी। जब से युवा मालिक ने उन्हें साबुन और शैम्पू दिया, तब से घर का हर सदस्य बिना किसी कारण के उससे नहाता था। इसलिए उसकी अपनी नाक को भी कौशल्या की गंध सामान्य से अलग नहीं लगी। जब पूरी मेज पर 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया, तब कौशल्या को यह एहसास हुआ कि उनके साथ कुछ अलग था। क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसने झिझकते हुए पूछा। मोतियों की माला वाली मैडम ने पूछा। आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं? मैडम ने पूछा। कौशल्या को यह सवाल सुनकर आश्चर्य हुआ और वह थोड़ा घबरा गई। परफ्यूम? सॉरी मैडम, लेकिन मैं परफ्यूम नहीं लगाता हूं। मेज पर बैठी बाकी महिलाओं ने अपना सिर हिलाया और जानने वाली नजरों से देखते हुए इशारे करने लगी। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहां महिलाएं हैं। अब बताओ कि इतनी अच्छी खुशबू के लिए तुम कौन सा परफ्यूम खरीदती हो? मैडम बोली। तभी कौशल्या को समझ में आया कि क्या हो रहा था। ओह, तुम्हें मेरे साबुन की खुशबू आ रही होगी, कौशल्या ने उत्साह से कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, साबुन से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। मैडम ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जोर दिया। क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे हो?
नहीं मैडम, कौशल्या ने जोर से अपना सिर हिलाया, जिससे उसके बाल आगे पीछे होने लगे। उसके सिर के हर पल के साथ उसके शैम्पू की खुशबू मेज पर फैल रही थी। मेज पर बैठी छोटी बेटियों में से एक तुरंत खड़ी हो गई और कौशल्या के बालों के पास गहरी सांस ली। तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और तुम्हारी त्वचा इतनी अच्छी है और चमकदार भी। हाँ। बाकी महिलाएं जल्दी से कौशल्या के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उसकी जांच करने लगीं। इसमें कोई शक नहीं था, उसके पूरे शरीर से एक प्राकृतिक स्थायी खुशबू निकल रही थी जो किसी भी परफ्यूम से नहीं मिल सकती थी। ऐसा नहीं था कि उसने अपनी त्वचा पर कुछ लगाया था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा और बाल ही अच्छी खुशबू दे रहे थे। देवियों, अपने शिष्टाचार का ध्यान रखें। मोती की माला वाली मैडम ने महिलाओं को कौशल्या के चारों ओर बहुत अधिक भीड़ लगाने से रोका। अब क्या तुम्हें यकीन है कि यह खुशबू तुम्हें साबुन के अलावा किसी और चीज से नहीं मिली है? उसने कौशल्या की ओर मुड़कर पूछा। कौशल्या ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया। हाँ मैडम, मैं अपने शरीर को साफ करने के लिए सिर्फ साबुन का इस्तेमाल करती थी और हर बार नहाने के बाद अपने बालों को साफ करने के लिए शैम्पू नाम की चीज का इस्तेमाल करती थी। मेज पर बैठी बाकी महिलाएं धीरे धीरे अपनी सीटों पर लौट आईं। वे साबुन के अलावा किसी और चीज से इतनी अच्छी खुशबू आने के विचार से पूरी तरह से चकित थीं। क्या आप हमें इस साबुन और शैम्पू का नाम बता सकते हैं? या इससे भी बेहतर, क्या आप मुझे इस सामग्री में से कुछ बेचेंगे? मैं इसे एक सोने की कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। मैं इसे एक स्वर्ण के लिए भी खरीदूंगी। एक औरत बोली। मेरे लिए 2 बचाकर रख लो, मैं अपनी बेटी के लिए भी एक खरीदना चाहती हूं। दूसरी औरत बोली। शाम का समय, सूर्यास्त से पहले संत चैतन्य के दरवाजे पर दस्तक दी। कौशल्या, क्या बात है? बीरा ने पूछा। जैसे ही वह उसके कमरे में दाखिल हुई, उसने तुरंत चाय की दुकान में उसके साथ घटी सारी बातें बता दी। मैं आपको बता रही हूं मास्टर चैतन्य, यदि आप इसे बाजार में बेचेंगे तो आपका उत्पाद निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाओं द्वारा खाया जाएगा। कौशल्या खुश होकर बोली। उन महिलाओं ने इसे खरीदने के लिए सोना देने में संकोच नहीं किया। चैतन्य उत्सुक था। यदि एक साधारण साबुन और शैम्पू किंग्सब्रिज की धनी महिलाओं को एक स्वर्ण मुद्रा में इसे खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थे, तो शायद उन्हें बाजार में बेचना एक अच्छा विचार हो सकता है। भले ही भविष्य में उसे बिल्ट परिवार की संपत्ति विरासत में मिलेगी, लेकिन कुछ पैसे इकट्ठा करना बुरा विचार नहीं होगा। यदि वो बिल्ट परिवार के पैसे पर निर्भर रहता, तो उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए सामग्री खरीदने के लिए हर बार अपनी मां से पैसे मांगने पड़ते। लेकिन अगर उसने अपना भाग्य स्वयं बनाया होता, वह अपनी प्रोजेक्ट प्लान को गुप्त रख सकता था। हे गायज, आप सभी को अगर यह सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है MSG Only for Work। आपको यहां आने वाले हर चैप्टर का चैतन्य ने पाया कि एक सोने का सिक्का एक शून्य चांदी के सिक्कों के बराबर था और प्रत्येक चांदी का सिक्का एक शून्य कांस्य सिक्कों के बराबर था। कौशल्या और बीरा जैसी नौकरानियां हर महीने लगभग एक सोने का सिक्का कमाती थीं, जिसे इस दुनिया में बहुत अच्छा वेतन माना जाता था। ज्यादातर लोग केवल चांदी और कांस्य के सिक्कों पर रहते थे, इसलिए एक भी सोने का सिक्का रखना बहुत अमीर माना जाता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि साबुन बनाने के लिए जरूरी सामग्री की कीमत सिर्फ कुछ 100 कांस्य सिक्के थी। मुनाफा मार्जिन बहुत ज्यादा था। मैं समझ गया। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। अगर मैं इसे बाजार में बेचूं तो क्या आप ही सामान पहुंचाएंगे? चैतन्य ने सभी नौकरानी से पूछा। चैतन्य के रिक्वेस्ट पर कौशल्या की आंखें चमक उठी। कौशल्या बोली, बेशक मास्टर चैतन्य, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जब तक हम उन मैडमों को साबुन बेचते रहेंगे, मुझे यकीन है कि इसकी प्रसिद्ध जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। चैतन्य ने खुश होकर
लगभग 1 सोने का सिक्का कमाती थीं, जिसे इस दुनिया में बहुत अच्छा वेतन माना जाता था। ज्यादातर लोग केवल चांदी और कांस्य के सिक्कों पर रहते थे, इसलिए एक भी सोने का सिक्का रखना बहुत अमीर माना जाता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि साबुन बनाने के लिए जरूरी सामग्री की कीमत सिर्फ कुछ 100 कांस्य सिक्के थी। मुनाफा मार्जिन बहुत ज्यादा था। मैं समझ गया। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। अगर मैं इसे बाजार में बेचूं तो क्या आप ही सामान पहुंचाएंगे? चैतन्य ने सभी नौकरानी से पूछा। चैतन्य के रिक्वेस्ट पर कौशल्या की आंखें चमक उठीं। कौशल्या बोली, बेशक मास्टर चैतन्य, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जब तक हम उन मैडमों को साबुन बेचते रहेंगे, मुझे यकीन है कि इसकी प्रसिद्ध जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। चैतन्य ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। कौशल्या ने उन महिलाओं को ऐसे लोगों के बारे में बताया जो अपने पैसे का दिखावा करना पसंद करती थीं। एक बार जब अन्य लोगों ने ये देखना शुरू किया कि वे उसका साबुन इस्तेमाल कर रही हैं, तो कई लोग तुरंत उनसे ईर्ष्या करने लगे। इस दुनिया में वे मैडम मूल दुनिया में प्रभावशाली लोगों के शुरुआती संस्करण की तरह थीं। कुछ अन्य नौकरानियों को अपने साथ ले जाओ और साबुन के लिए कुछ और सामग्री खरीद लो। ओह, और कुछ और विदेशी फूल और तेल भी खरीद लो। चैतन्य ने सबको निर्देश दिया। चैतन्य कुछ सोचकर बोला, यदि हम साबुन बेचने जा ही रहे हैं तो मैं साबुन और शैम्पू के अलग अलग फ्लेवर भी उन औरतों के सामने पेश कर सकता हूं। आखिरकार हर किसी को फूलों की खुशबू पसंद नहीं आती। कौशल्या ने उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखों में जुनून की ज्वाला लिए चैतन्य के कमरे से बाहर चली गई। अब वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। चैतन्य ने अपना ध्यान अपने हाथ में रखे एक उपकरण पर केंद्रित किया। अपने 2 स्टार मंत्र मेटल बैंडन का उपयोग करके वो जो सबसे छोटा गियर बना सकता था, वो अभी भी एक छोटी हथेली के आकार का था और कलाई घड़ियों और पॉकेट घड़ियों को बनाने के लिए बहुत बड़ा था, जिसकी उसने कल्पना की थी। चैतन्य ने चिंटू से पूछा, मुझे लगता है कि मुझे अभी एक बड़ी घड़ी से ही संतोष करना पड़ेगा। चिंटू, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हो कि यांत्रिक घड़ी का प्रारंभिक संस्करण कैसे काम करता था? चिंटू जवाब देते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। यांत्रिक घड़ियां एक समान गति बनाए रखने के लिए गियर और भार के संयोजन का उपयोग करके काम करती हैं, जिससे ये समय को सटीक रखने में सक्षम होती है। चैतन्य अपने बिस्तर पर वापस लेट गया और सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में भर गई। घड़ी बनाने के लिए जरूरी यांत्रिक ज्ञान उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मुश्किल था और उसे एक पल में सीखना, और ये चैतन्य के लिए बहुत मुश्किल था। चैतन्य ने पूरी रात इंफॉर्मेशन जुटाने में बिता दी। आखिरकार उन्हें एक इंजीनियर के समान ही इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्सेप्ट को समझने में सफलता मिली। वह इस प्लान को लेकर इतना उत्साहित था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। खुद को थका देने के लिए चैतन्य ने ध्यान लगाया और एलिमेंट्स को अपनी सामान्य सीमा से परे इकट्ठा किया। आखिरकार एलिमेंट्स इकट्ठा करने के ध्यान ने उसे थका दिया और चैतन्य सो गया। इस पूरे समय में जब वो अपनी परियोजनाओं पर काम कर रहा था, तब भी उसने अपने शरीर में एलिमेंट्स पत्थरों को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी उसके पेट के पास 4 खास एलिमेंट्स चट्टानें छोटे बलूत के फल के आकार की हो गई थीं। उसने अनुमान लगाया कि उन छोटी चट्टानों में इकट्ठा एलिमेंट्स की संख्या उसे बिना थके 10 मिनट तक लगातार एक सितारा मंत्र डालने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी। चैतन्य ने पूछा, चिंटू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेर पावरा मान अन्य जादूगरों की तुलना में कैसा है? मुझे खेद है, मेरे पास सही इंफॉर्मेशन देने के लिए अपर्याप्त डेटा है। अपने जादू को गुप्त रखने का ये एक नुकसान था। चिंटू के पास जादू की मूल बातें सिखाने वाला कोई टीचर नहीं था। क्योंकि चिंटू को जादू का ज्ञान नहीं था, इसलिए चिंटू को जादू के बारे में सवाल पूछने की परमिशन नहीं थी। इससे चैतन्य के जादू और उसकी कार्य करने की अक्षमता के बारे में चैतन्य की समझ बहुत ही सतही रह गई। चैतन्य अपने जादू के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था और भी बोहत से मंत्र सीखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्या 4 मुख्य एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट्स भी मौजूद है, और वो मंत्रों की स्टार रेटिंग के बीच
अंतर जानना चाहता था। मुझे किसी समय अपने माता पिता को अपनी जादुई क्षमताएं बतानी होंगी। जब वे लौटेंगे तो मैं सच बताऊंगा और कहूंगा कि मैंने अपने जादू से प्लम्बिंग सिस्टम बनाया है। ऐसा करने का चैतन्य का मकसद ये था कि वे जादू के बारे में ज्यादा सही तरीके से सीख सकें। अगले दिन चैतन्य ने अपनी घड़ी प्रोजेक्ट के पहले घटक को बनाने पर काम शुरू कर दिया। चूंकि गियरों को बिल्कुल सटीक दिशा निर्देश की आवश्यकता थी, इसलिए चैतन्य जल्दबाजी नहीं कर सकता था, वरना एक गलती और पूरी घड़ी बेकार हो जाती। इस बीच चैतन्य ने कई नौकरानियों को साबुन और शैम्पू बनाने में मदद करने का काम सौंपा, जिन्हें वो बाजार में बेचने वाले थे। बेशक उन्होंने तुरंत आधुनिक तरीकों को अपनाया और एक सिंपल कारखाना बनाकर खड़ा कर दिया था। नौकरानियों की एक टीम को मुख्य सामग्री को मिलाकर बारीक पाउडर बनाने का काम सौंपा गया था। दूसरी टीम को उन्हें पानी के साथ मिलाने का काम सौंपा गया था। फिर उसने साबुन के लिए और भी सांचे बनाए, जहां नौकरानियों के तीसरी टीम ने साबुन को सही आकार देने के लिए मिक्सार को सावधानी से सांचों में डाला। नौकरानियां इस प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए उत्सुक थीं, खासकर तब जब चैतन्य ने उनसे वादा किया था कि वे दिन के अंत में जो भी साबुन और शैम्पू अपने साथ ले जा सकती हैं, और चैतन्य ने यह भी कहा कि वो उन्हें उनके काम के बदले में कुछ सिक्के देगा। परंतु नौकरानियों ने तुरंत इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है मास्टर चैतन्य, उनमें से एक ने जोर देकर कहा। सबसे पहले हमें आपकी जिंदगी में हर चीज में मदद करने के लिए रखा गया है, और हम अभी भी आपके द्वारा दिए गए प्लम्बिंग सिस्टम के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी हैं। इसने हमारे जीवन को बदल दिया है। ये काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है। बीरा ने सलाह दी। उन्हें ऐसा करने दो मास्टर चैतन्य। आप नहीं जानते कि नौकरानियां हो आपके आविष्कारों के लिए कितनी आभारी हैं। यदि आप उन्हें भुगतान करते हैं तो आप उनसे आभार प्रकट करने का अवसर छीन लेंगे। चैतन्य उनकी भक्ति से अविश्वसनीय रूप से खुश हुआ, लेकिन चैतन्य को बिना पैसे लिए मेहनत करने का विचार पसंद नहीं आया। वो ऐसी दुनिया में रहता था जहां काम के लिए वेतन मिलता था, इसलिए अगर वे पैसे नहीं लेने वाले थे तो चैतन्य भविष्य में उनकी सुविधा के लिए उन्हें और अधिक आधुनिक आविष्कारों से नवाज देगा। आप सभी को अगर नॉवेल अपडेट चाहिए तो मेरी साथ ही उसकी रचना को एक विश्वास दिलाता है। मैं आशा करती हूं कि आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या होगा चैतन्य का अगला आविष्कार? कैसे काम करेगी सर्वेंट्स टीम? आप सभी को अगर नॉवेल अपडेट चाहिए तो मेरी इंस्टा आईडी MSG ओनली फॉर वर्क के बायो में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे फॉलो करते ही आपको चैप्टर के अपडेट आसानी से मिल जाएंगे और आपको चैप्टर आने का इंतजार NHI करना होगा। आपका प्यार किसी भी राइटर को मजबूत बनाता है, साथ ही उसकी रचना को एक विश्वास दिलाता है। मैं आशा करती हूं कि आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह हवेली के काम काज निपटाकर सारी नौकरानी और बटलर तुरंत महल के पिछवाड़े की ओर चले जाते और साबुन और शैम्पू बनाना जारी रखते। इस बीच चैतन्य अपनी घड़ी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सबसे कठिन काम पहले ही पूरा हो चुका था, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट रूम में ज्यादातर गियर और मैकेनिज्म पहले ही बन चुके थे। अब उसे बस कुछ आखिरी काम पूरे करने थे। उसके बाद ही वह सभी एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ना शुरू कर सकता था। 2 दिन और मेहनत के बाद आखिरकार चैतन्य ने बिग बैन घड़ी का एक बहुत ही सुंदर और अच्छा आकार बना लिया। लकड़ी की अलमारी जितनी ऊंची इस घड़ी के बिल्कुल बीच में एक साधारण गोल चेहरा बना हुआ था। अभी वो भले ही घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां धातु की पतली छड़ें थीं और खास तौर पर सुंदर नहीं थीं, फिर भी उन्होंने अपना टाइम बताने का काम अच्छे से पूरा किया। चैतन्य ने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा, जब तक कोई अंदर नहीं देखता तब तक ये ठीक लगता है, क्योंकि वो अभी तक घड़ी बनाने में मास्टर कारीगर नहीं था,
इसलिए वो सिर्फ बलपूर्वक ही प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता था। यदि कोई ब्लॉक के अंदर देखता तो उसे गियर और पुली रस्सियों का एक उलझा हुआ ढेर दिखाई देता। लेकिन जाहिर है चैतन्य ने यह सुनिश्चित किया था कि सभी एलिमेंट्स अपेक्षित